हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद समाचार में ख़ास तबसरे। तो देश के ख़ास खबरों में पश्चिम बंगाल में जिस वक्त देश की सियासत का जो हाल है, जो उठापटक चल रही है, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। इस वक्त पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर गरमाया हुआ है। अभी हाल ही में दो बड़े नेताओं पर, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए हैं, उसके बाद से अब वहाँ पर एक और नया खेल शुरू हो गया है। टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में बगावत। लगभग 60 विधायकों ने बगावत कर दी है। और इसके बाद वहाँ पर जो हालात हैं कि विधानसभा स्पीकर ने सारे विधायकों को मंजूरी दे दी विधानसभा बैठने में। उनके लीडर भी चुन लिया है, नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है। तो वहाँ पर सियासी जो मंजरनामा है, उसमें बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह से नज़र आ रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार जब गई है, उसके बाद किस तरीके से फूट हुई है पार्टी के अंदर शिवसेना को लेकर, बाल ठाकरे की बनाई गई सेना को लेकर के जिस तरह से फूट हुई है, और उसमें जिस गुट ने तोड़ा उसने ही अपने को असली शिवसेना करार देते हुए मान्यता हासिल कर ली थी। वहाँ के विधानसभा स्पीकर ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और यूनाइटेड पार्टी के कोशिशों से वो पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। आज भी वो एक नहीं हो पाई है। और हालत ये है कि जिस तरह से शिंदे ने शिवसेना गुट को तोड़ा था और उसका नेतृत्व करके चीफ मिनिस्टर बन गए थे महाराष्ट्र में, तो वो मंजर तो देखने लायक था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका आशर वो भी उस पद से हटाए गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन शिवसेना का जो टुकड़ा हुआ, दो टुकड़ों में बटी तो फिर एक ना हो सकी। अब यही कुछ मंजरनामा इसी तरीके का पश्चिम बंगाल में दोहरा रहा है। लंबी हुकूमत करने के बाद ममता बनर्जी जो है वो सत्ता से हटी हैं, यानी उनकी सत्ता गंवाई है, उनके हाथ से चली गई है जिस तरीके से। अब वो देख रही हैं अपनी पार्टी में जिस तरीके से तमाम लीडरों पर हमले हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है और पार्टी के भीतर पर खलफिशार मचा हुआ है। तो इसके तहत ही अब ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी ने, यानी टीएमसी की जो मुखालिफ पार्टी है, उसने कहीं ना कहीं लोगों को मिलाने के लिए अपने साथ बगावत करा के 60 विधायकों को अपने साथ कर लिया है। इस तरीके से ऋतुव्रत बनर्जी जो हैं इसमें लीडर हैं। इन 60 विधायकों का नेतृत्व लेकर के करते हुए वो विधानसभा अध्यक्ष के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं ही असली तृणमूल कांग्रेस हूँ और मुझे मान्यता दे दी जाए। और ये उन्होंने दस्तखत किया हुआ पूरा वहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव विधानसभा स्पीकर को दे दिया, रविंद्रनाथ बोस को। तो इस तरीके से वहाँ पर जो उन्होंने अपना दावा पेश किया, तो दावा पेश करते ही जो है उसे मंजूर कर लिया गया और तृणमूल को, कांग्रेस को मतलब असली पार्टी करार देते हुए उनको मान्यता दे दी है। और 60 विधायक अब इस पार्टी में विधानसभा में बैठ सकेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ऋतुराज बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष भी नियुक्त कर दिया है। तो अभी देखने लायक होगा कि किस तरीके से रविंद्रनाथ बोस ने जो मान्यता दी है उसका कैसे विरोध करेंगी और कैसे क्या होगा। अब तृणमूल कांग्रेस अब का हश्र खुद ममता बनर्जी अपनी आँख के सामने देख रही हैं। जिस तरीके से शिवसेना बिखरी तो आज तक एक ना हो पाई, अब यही हालत। अब कहा तो जाता है कि ये काम बीजेपी करती है कि लोगों में फूट डलवा देती है, लेकिन अभी तक खुल के कोई ऐसी बात तो सामने आई नहीं है कि बीजेपी करा रही है। लेकिन लोगों की ज़बान को कौन रोक सकता है। लोग तो यही कहते हैं कि पार्टी में फूट डालने का काम यही करती है और ये करा करके अपने साथ जोड़ लेती है। बहरहाल अभी देखने वाला होगा कि ममता बनर्जी पै दर पै झटका खा रही हैं और मुसीबतों से घिरती जा रही हैं। उनके साथ विपक्ष के कोई बहुत लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं जो लोग अभी तक, और इसकी वजह खुद ममता बनर्जी हैं, क्योंकि वो भी हमेशा एकला चलोई वाली नीति पर होती थी। पहले तो कहती थी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्ष एक हो
विपक्ष जब एक होता था तो खुद अलग अलग राग अलापती थी। ये और आप पार्टी के नेता केजरीवाल जी, इन दोनों की हालत थी कि अपने मुद्दे पर तो चाहते थे विपक्ष एक हो, और जब विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ यानी कुछ बात करता था तो ये लोग अपना राग अलापते थे। बहरहाल अब देखने लायक होगा कि ममता बनर्जी इन हालात से कैसे निपटती हैं और इन लोगों के साथ क्या होता है। दो गुट पर रहेगा कि एक ही गुट रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिन लोगों को निकाला है पार्टी से वही लोग बागी हो गए हैं, उधर जाके मिल गए हैं और कहा कि मैं ही असली पार्टी हूँ और उनको मान्यता मिल गई है। इसके अलावा नई दिल्ली के एक होटल में भीषण आग लगने से लगभग 21 लोग मर गए, जिसमें 17 विदेशी थे। इसमें बांग्लादेश और कहाँ के बहुत से नागरिक इकट्ठा थे। बताया जाता है जिस होटल में कि चल रहा था ये वहाँ पर, उसमें सिर्फ 4 कमरा अलाउ किया गया था लाइसेंस के तौर पर किराए पर चलाने के लिए, लेकिन उसमें लगभग 20 कमरे थे और सभी कमरों को किराए पर उठाया गया था और उस वक़्त लगभग 40 लोग वहाँ पर ठहरे हुए थे। अब आग अचानक कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरीके से आग लगी इतनी भयानक, मल्टी स्टोरी थी ये बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत, तो उसमें लोगों में आधे लोग तो जान बचाने के लिए कूदे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और दम घुटने से, कुछ जल करके, और कई लोग जो है गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और कुछ लोगों की जान तो बताया जाता है कि होटल के बगल में बिस्तर बनाने की कोई दुकान थी गद्दों की, तो वो लोग उस पर कूदे तो उन लोगों की जान बच गई। बहरहाल इस मामले की छानबीन जांच कराई जा रही है कि इस होटल में मानक के विपरीत कैसे होटल चल रहा था और आग कैसे लगी और क्या होगा। बहरहाल मृतकों के प्रति सरकार ने सहानुभूति जताते हुए, घायलों के प्रति और मृतकों के प्रति दुख जताते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे एक पति पत्नी के मामले में ये कह करके फैसला सुना दिया कि 15 साल से जो लोग अलग रह रहे हों वहाँ रिश्ते के कोई मतलब बाकी नहीं रह जाता, कागज़ पर ही सिर्फ रिश्ता बना रहता है, यानी पति पत्नी हैं और 15 साल से अलग रह रहे हैं। तो कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी कि बिल्कुल अलग रहना चाहिए। दरअसल मामला ये था कि गुजरात के एक पति पत्नी दोनों पेशे से डॉक्टर हैं, पत्नी गुजरात में रहती हैं, पति राजस्थान में, दोनों सरकारी डॉक्टर हैं और 15 साल से उनके बीच तलाक का मामला चल रहा था, पति नहीं साथ रहना चाहते थे। तो इस मामले में कोर्ट ने जो है, और उसमें सबसे पति की तरफ से जो शिकायत की गई थी उसको पहले गुजरात हाई कोर्ट में पेश किया गया था पति की तरफ से मामला, तो गुजरात हाई कोर्ट ने उसमें तलाक का आधार मजबूत माना था, यानी पत्नी जो थी पति के साथ रिश्ते नहीं रखना चाहती थी, रिश्ते ही नहीं बनाना चाहती। तो इसको देख करके ये तो कोर्ट ने कहा ये तो क्रूरता है पत्नी की पति के प्रति कि वो उसके साथ शादी के बावजूद नहीं रहेगी या उसके साथ नहीं संबंध बनाना चाहती है, तो ये तो क्रूरता में आता है, तो इसमें तलाक बेहतर रास्ता है, तो मंजूरी दे दी थी। तो इस फैसले को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट पत्नी आई, तो कोर्ट ने जब इसको देखा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको भी हैरत हुई कि 15 साल से अलग रह रहे हैं और तलाक भी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसे फैसलों ऐसे उसका कोई मतलब रिश्तों का नहीं रह जाता, इनको आज़ाद कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों को तलाक लेने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा टीजीटी और बीएड के एग्ज़ाम देने में फर्जी तरीके से परीक्षार्थी बन करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में टीजीटी के नाम पर परीक्षार्थी बन करके एक व्यक्ति घुस आया और बाकायदा परीक्षा दे रहा था। जांच पड़ताल हुई तो उसके आधार कार्ड में कुछ हेर फेर पाया गया, तो वहीं से मामला पकड़ में आ गया कि वो असली परीक्षार्थी नहीं है, नकली है। तो बहरहाल पुलिस बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी तरीके से मऊ ज़िले में बीएड के एग्ज़ाम में एक शख्स ने 1.5 लाख का सौदा किया था कि पास हो जाएंगे तो पैसा देंगे। और टीजीटी में भी यही था, उसमें भी पैसा लिया गया था कि इतना पैसा अभी ले लो, बाकी पैसा बाद में परीक्षा पास होने के बाद देंगे। इसी तरीके से इसमें भी यही था। तो वो बीएड की परीक्षा दे रहे थे, वो भी पकड़े गए, तो नकली निकले। तो बहरहाल दोनों मामलों को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रबंधक और जिम्मेदारों के खिलाफ भी की जा रही है। शुरू में जाँच कैसी की गई कि नकली परीक्षार्थी
पहुंच गए परीक्षा देने के लिए। और इसके अलावा प्रयागराज में संपत्ति को लेकर के एक बेटे ने अपने माँ बाप और बहन का कत्ल कर डाला। बताया जाता है प्रयागराज के रहने वाले एक परिवार में बेटा या अभिषेक अपने बाप से पैसे की डिमांड करता था। वो गलत प्रवृत्ति का था, तो पैसा मांगता था तो पिता देते नहीं थे, क्योंकि पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वो जेवर लेकर के या और दूसरे तरीके से संपत्ति को बेच के पैसा चाहता था और बाप से झगड़ा भी होता रहता था। तो जब उसको पैसा नहीं मिला तो इस हद तक नाराज़ हुआ कि उन लोगों की सोते वक्त हत्या कर दी, गला काट के हत्या कर डाली। और अपने एक दोस्त के साथ गया था, सनी गुप्ता के साथ, और जब वहाँ से उसने पूरा सब सोने चांदी के जेवरात करोड़ों के निकाले तो बंटवारा शुरू हुआ। तो सोनी गुप्ता को लगा कि हमको कम हिस्सा दे रहा है, तो उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, अभिषेक और सोनी गुप्ता में। तो पता ये चला कि सोनी गुप्ता ने अभिषेक को भी मार डाला और सारा लूटा हुआ माल हड़प कर लिया। तो इस तरीके से अभिषेक भी मारे गए। अभिषेक ने पहले अपने माँ बाप भाई बहन को मारा और बाद में उनको उसने मार डाला। तो इस तरीके से दोस्तों अजीब घटना सामने आई है कि किस तरीके से लोग लालच में आके एक किसी को भी मौत की घाट उतारने से झिझकते नहीं। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।